Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Let's get started. Beginning with the 11th question of the day. As you know, we have already covered 10 questions in previous video. If you have not watched, please visit on that and watch all the questions. And friends, I have created so many playlists regarding UPSC syllabus and all the government competitive exam. If you have not visited that, please visit all of that. That will boost your confidence to crack any government competitive exam, especially UPSC and the all state exams. And friends, you will find so many videos on the YouTube. They are demanding money from you because they want to sell their course. That's why they are creating videos on the YouTube. But I am providing all the data within the free amount. And friends, you will get so many motivational video also on YouTube, but they are not providing data and they are not giving you exact path to follow to reach up to your UPSC journey. I am providing all the data by which means you can follow and you can reach up to your destination. 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ये हिंदी और इंग्लिश में वीडियो रहेगी. रिसेंटली इंडिया पार्टिसिपेट इन द इंडो पैसिफिक ट्राईलैटरल डायलॉग. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ दिस डायलॉग. मतलब ट्राईलैटरल होता है. ट्राई मीन तीन डायलॉग मतलब किसी बीच के भी वार्तालाप को बोलते हैं. तो 3 देशों के बीच में वार्तालाप हुई है और उसके बारे में बताया गया कि कौन से 3 देश हैं. यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड. तो इनमें से कौन से कंट्री उसके ट्राईलैटरल डायलॉग के पार्ट हैं. आप अपना आंसर मार्क कीजिए जिससे लंबे टाइम तक आप चीज़ों को याद रख पाओगे. और ये हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ है. ए है 3rd and 4th, बी है 4th and 5th, सी है 3rd and 5th और डी है 1st and 2nd. तो इसका करेक्ट आंसर ए है. इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस 3 देश हैं. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस held a dialogue for the first time under a trilateral framework known as Indo-Pacific Trilateral Dialogue. क्योंकि आपको पता है कि हमारे रीजन को पहले एशिया पैसिफिक बोला जाता था. अब इंडो पैसिफिक जब से यूएसए ने यूज़ करना स्टार्ट किया तब से हम इंडो पैसिफिक ट्राईलैटरल डायलॉग बोल रहे हैं इसको. द 3 sides हैव एग्रीड टू होल्ड द डायलॉग फॉर एनुअल बेसिस. मतलब साल में एक बार होता है ये. द फोकस ऑन द डायलॉग टू एनहांसिंग कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन. मतलब पैसिफिक एरिया में जैसे यूएसए वगैरह जो कंट्री हैं और उनमें इंडिया में या फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इसमें तो उनमें कम्बिनेशन बढ़ाने के लिए, कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए अलोंग विद द फ्रांस हैज़ एमर्ज एज ए मेजर स्ट्रेटजिक पार्टनर फॉर इंडिया. फ्रांस मेजर स्ट्रेटजिक होता है जो आपका मतलब युद्ध से रिलेटेड है या स्ट्रेटजिक जो कॉम स्ट्रेटजिक बोलते हैं. इंडो पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रीजन में फ्रांस मैरीटाइम डोमेन में बहुत अच्छा पार्टनर सिद्ध हो रहा है इंडिया का. तो ये ट्राईलैटरल डायलॉग है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th. विद रेफरेंस टू द फंक्शन परफॉर्म बाय द सामंत्स इन इंडिया एंशिएंट इंडिया. प्राचीन भारत में सामंत बोलते थे. जो पढ़ा लिखा आदमी होता था, वेदों का ज्ञाता रहता था, उसको सामंत बोलते थे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया, कौन सी करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट, पेड ईयरली ट्रिब्यूट टू द एम्परर. एम्परर को साल में जो ट्रिब्यूट है उसको हम अपना सुप्रीम मानते हैं क्या, उसको वो उसके लिए टर्म यूज की गई है. पेड होमेज टू द एम्परर इन पर्सन. मतलब उसको सम्राट को इन पर्सन व्यक्तिगत रूप से क्या उसको हम होमेज अपना रिस्पेक्ट पे करने के लिए है. रेंडर्ड मिलिट्री एड टू द एम्परर. क्या मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए एम्परर को. 4th है परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल फंक्शन टू द टाइम ऑफ पीस. जो पीस के टाइम पे क्या है एडमिन के या जुडिशरी से रिलेटेड न्याय से संबंधित जो फैसले के लिए इस टर्म का यूज़ किया गया. कौन सा आंसर करेक्ट है. ए है 1st and 2nd, बी है 3rd and 4th, सी है 1st, 2nd and 3rd और डी है चारों ठीक हैं. तो इसका सॉल्यूशन डी है, चारों ठीक हैं. सामंता वाज नेम गिवन टू बिग लैंडलॉर्ड. मतलब बड़े जो जमींदार हैं उनको लिया गया. वॉरियर चीफ इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बाय द एग्जिस्टिंग किंग ऑफ द 7th century. मतलब 7th century के आसपास जो लैंडलॉर्ड थे, पैसे वाले आदमी थे, उनको ही सामंत बोला गया है. एज पर दी हरिश्चरित्र जो बुक है बाण भट्ट की, उसमें लिखा गया सामंता परफॉर्म बिलो मेंशन ड्यूटीज़. उनकी क्या क्या ड्यूटी रहती थी. पेइंग ईयरली ट्रिब्यूट टू द एम्परर. मतलब साल में ट्रिब्यूट देते थे. एंड
दे पेड होमेज टू द एम्परर इन पर्सन, व्यक्तिगत रूप से भी उसको रिस्पेक्ट देते थे। रेंडर मिलिट्री सर्विस एड टू द एम्परर, मिलिट्री सर्विस भी देते थे। और फोर्थ है परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशल फंक्शन इन द टाइम ऑफ द पीस, ये एडमिन और जुडिशल का भी काम करते थे, सामंत रहते थे, जो 7वीं सेंचुरी में ये बात है। 13 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट की कौन सी टाइप नहीं है? ए है गटका, बी है थोड़ा, सी है चैबी गदगा और डी है मार्च। तो कौन सा इनमें से मार्शल आर्ट नहीं है? तो डी आपका आंसर करेक्ट है। इसमें आर्ट, ये मार्शल आर्ट का रूप नहीं है। बाकी गतका तो पंजाब में आपका ये वेपन से यूज़ करके कृपाण तलवार से जो परफॉर्म किया जाता है उसको ही गतका बोलते हैं। बी आंसर इनकरेक्ट है। थोड़ा इज ए टाइप ऑफ मार्शल आर्ट फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ द मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स एंड कल्चर। थोड़ा भी हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट का रूप है। तो आप याद रख सकते हैं कि थोड़ा ही होता है हिमाचल में, तो इसलिए थोड़ा नाम रख दिया उसका मार्शल आर्ट का। पटका, जैसे आदमी पटका लेके रखते हैं तो उसको पंजाब से रिलेटेड कर सकते हैं, ट्रिक बना के लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। सी आपका चैबी गदगा क्या है? मार्शल आर्ट है मणिपुर का चैबी गदगा, और इसमें स्वाड और शील्ड से काम करते हैं। और डी आंसर इनकरेक्ट है, मतलब इसमें करेक्ट है क्योंकि ये एक आपका मार्शल आर्ट नहीं है। मार्च इज ए फोल्क थिएटर, मतलब थिएटर का काम है मार्च। तो मालवा इज मध्य प्रदेश में मार्च बोला जाता है उसको। द टर्म मार्च इज यूज फॉर द स्टेज इट सेल्फ फॉर द प्ले इन दिस थिएटर द फॉर्म द सॉन्ग्स आर परफॉर्मेंस इन बिटवीन द डायलॉग, मतलब डायलॉग के बीच में गाने भी आते हैं तो इसको मार्च कहते हैं। कई बार आप वर्नैकुलर या लोकल लैंग्वेज में मार्च ना बोल देते हैं तो इसे आप याद रख सकते हैं कि स्टेज पे परफॉर्म करना मार्च ना है, तो उसको ही एमपी में मार्च बोला जाता है। बाकी मार्शल आर्ट है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th question. Consider the following statements. The Saka era calendar was started by the Kanishka during the rule of कुषाण। साका इरा के बारे में हम कैलेंडर आज भी पढ़ते हैं, विक्रम संवत ये साका इरा, तो उसके बारे में ये कि साका इरा कैलेंडर क्या कनिष्का ने स्टार्ट किया था कुषाण के द्वारा, रूल ऑफ कुषाण। द साका कैलेंडर स्टार्ट फ्रॉम दी 57th AD, क्या 57 AD से स्टार्ट होता है। ऑन 24 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडोप्टेड द साका कैलेंडर एज द नेशनल कैलेंडर ऑफ द इंडिया। तो कौन सा स्टेटमेंट इनसे करेक्ट है? ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है, सी है सेकंड एंड थर्ड ठीक है, डी क्या तीनों ठीक है? इसका सॉल्यूशन ए है, मतलब कनिष्का ने स्टार्ट किया था जो कि कुषाण का रूलर था। साका इरा कैलेंडर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द कुषाण। कनिष्क जो था कुषाण का बहुत बड़ा राजा था, उसने ही साका इरा कैलेंडर स्टार्ट किया था, पर ये 75 AD में स्टार्ट किया गया था, इसलिए वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और साका इरा कैलेंडर वाज एडोप्टेड, थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है क्योंकि नेशनल कैलेंडर 1957 में, ना कि 24 जनवरी 1950 को नहीं, 1957 में अडोप्ट किया गया था। कैलेंडर रिफॉर्म्स कमेटी बनी थी कैलेंडर में सुधार करने के लिए, सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन यूजिंग द साका इरा कैलेंडर सिंस 22 मार्च 1957। तो साका इरा कैलेंडर हम 22 मार्च 1957 से अब तक करते हैं, ये गवर्नमेंट का कैलेंडर है। दिस इज़ यूज ऑल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन एज वेल ऑफिशियल गैजेट ऑफ द इंडिया। तो हम साका इरा कैलेंडर यूज़ करते हैं जो 22 मार्च 1957 से लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोइंस ऑफ द एंशिएंट इंडिया। पुराने भारत में जो कोइंस सिक्के यूज किए जाते हैं उनके बारे में स्टेटमेंट है। कोइंस यूज इन द गुप्ता एज वर मेड ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर ओनली। ओनली वर्ड का हमें ध्यान रखना कि क्या केवल यही थे, क्योंकि यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में हमें ओनली इनकरेक्ट वर्ड का याद रखना है और नोट वर्ड का कि ये लिखा है या नहीं है, तो इसमें ओनली पूछा गया है। सेकंड है कुषाण किंग्स इंट्रोड्यूस द ग्रीक कस्टम ऑफ द एनग्रेविंग पोर्ट्रेट हेड ऑन द कॉइन्स। मतलब जो कुषाण किंग ने इंट्रोड्यूस किया था क्या, ग्रीक का कस्टम था, एनग्रेव करना होता है खोदना, पोर्ट्रेट मतलब चित्र, हेड्स ऑफ द कॉइन, जो कॉइन पे अपना एनग्रेव करने का पोर्ट्रेट, जो किसी राजा का चित्र, तो क्या वो ग्रीक कस्टम से इंट्रोड्यूस किया था। वन साइड ऑफ द चालुक्य कॉइन्स वाज लेफ्ट ब्लैंक। चालुक्य का जो कॉइन था एक साइड लेफ्ट छोड़ा जाता था ब्लैंक। इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकंड एंड थर्ड, डी है तीनों ठीक हैं, तो इसका सॉल्यूशन सी है। जो कोइन्स क्या है गुप्ता एज में सभी तरह के थे, आपको याद रखना है कि कोइन एज के मैटर में गुप्ता एज सबसे ऊपर था। तो इसको ट्रिक आप कह सकते हैं गुप्ता, जैसे अगर कोई जैसे गुप्ता हो तो डोंट माइंड, गुप्ता जैसे इनकी कास्ट बानी आप बोलते हैं गुप्ता जी की,
तो इनमें सभी तरह के सिक्के यूज़ होते थे, ये पैसे वाले होते हैं, इसलिए आप याद रख सकते हैं कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर सब के यूज़ होते थे। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। कुषाण किंग इंट्रोड्यूस द ग्रीक कस्टम्स ऑफ द एनग्रेविंग, ग्रीक से हमें लिया गया है, यूनानियों से ये लिया गया था। कुषाण किंग ने पोर्ट्रेट जो हैड ऑन द कॉइन्स, जो मतलब कॉइन के एक साइड जो उसका राजा का पोर्ट्रेट बना देते थे। कुषाण कॉइन्स वर एडोन विद द हेलमेटेड बस्ट ऑफ द किंग, मतलब हेलमेटेड मुकुट पहना हुआ राजा का एक साइड रहता था, और द किंग फेवरेट एंड द किंग फेवरेट डाइटी ऑफ द रिवर्स, मतलब जो राजा जिस भगवान को फॉलो करता था उसके साइड में दूसरा था। तो कुषाण का ऐसा सिक्का था, ग्रीक से इन्होंने लिया था, यूनानियों से। तो वन लाइनर क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे यहाँ पे। यूपीएससी का सिलेबस पढ़ने से यही फ़ायदा, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। द वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी 6th century AD was founded by the पुलसेन फर्स्ट। जो चालुक्य डायनेस्टी है बदामी में थी जो, तो वो पुलसेन वन द्वारा फाउंड की गई थी 6th century AD विथ इट्स कैपिटल बदामी इन कर्नाटका। वन साइडेड ऑफ द कॉइन हैड ए इमेज ऑफ द टेम्पल और ए लायन, एक साइड में तो टेम्पल या शेर की चित्र होता था, और एंड लेजेंड्स जो वहाँ के मेन आदमी थे लेजेंड्स से। एंड द अदर साइड लेफ्ट ब्लैंक, अदर साइड का ब्लैंक छोड़ा जाता था चालुक्य वाले में। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि चालू टाइप का सिक्का है, एक साइड ब्लैंक छोड़ा जाता था। कुछ भी ट्रिक बना के आप लंबे टाइम तक चीज़ों को याद रखना ही हमारा मोटो है। वन साइड ऑफ द कॉइन हैड एन इमेज ऑफ टेम्पल और लायन, द अदर साइड वाज ब्लैंक लैम्प, एंड द कॉइन ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी 7th AD हैड ए सिंबल ऑफ द बोर, मतलब वाइल्ड बोर जैसे सुअर का, एट द सेंटर में वाइल्ड बोर का, और साइड में क्या है राजा के नाम के इनग्रेव किए जाते थे, इंस्क्राइब एट द सेपरेट पंच, पंचों के द्वारा, जैसे सेंटर पंच हम पंच यूज़ करते हैं मार्किंग करने के लिए, वो पंच के द्वारा उसके नंबर के लेटर अदर साइड ब्लैंक कर दी जाती थी। मतलब चालुक्य में ही चालू टाइप का था, एक टाइप का सिक्का खाली रहता था। इसी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। 16th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मराठा किंगडम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मराठा राजा के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथ एंड सरदेशमुखी वर दी कलेक्टेड इन द मराठा टेरिटरी ओनली, क्या मराठा टेरिटरी जो मराठा का राज्य था वहाँ चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट की जाती थी। सेकेंड स्टेटमेंट, चौथ वाज ए टैक्स विच वाज लेवाइड, लगाया जाता था ऑन दोज लैंड्स विच आर मराठा क्लेम्ड हेरिडेटरी राइट्स, मतलब वो वंशागत अपना क्लेम रखते थे उस पर लगाया जाता था। सरदेशमुखी वाज ए फॉर्म ऑफ द लैंड रेवेन्यू विच वाज पेड टू द मराठा इन ऑर्डर टू अवॉइड मराठा रेड्स, मराठा रेड न कर दें उसके साइड में जो राजे रहते थे उन पे सरदेशमुखी लगाया जाता था। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है दोनों फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है, या डी कोई सा भी ठीक नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन डी है। चौथ और सरदेशमुखी जो थे आपके मराठा साम्राज्य में नहीं लगाए जाते थे, ये जो उसके साइड में राजा रहते थे ना उनसे लगाए जाते थे, नेबरिंग टेरिटरी ऑफ द मुगल एम्पायर, क्योंकि वो अटैक न करें इसलिए चौथ और सरदेशमुखी मराठा इकट्ठा करते थे, डिवाइड करते थे नेबरिंग जो अपने किंगडम थे। चौथ वाज द 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू द मराठा इन ऑर्डर टू अवॉइड मराठा रेड्स, एंड सरदेशमुखी वाज एन एडिशनल लिवाइड ऑफ द 10% ऑन दोज लैंड्स विच द मराठा क्लेम्ड हेरिडेटरी राइट्स, मतलब सरदेशमुखी उसको है जो भाई मराठा बोलते थे ये हमारी पूर्वजों की ज़मीन है, तो उस पर 10 मतलब सरदेशमुखी 1/10 हिस्सा लगाया जाता था, 1/4 है कि आप पे अटैक ना होगा इसलिए लगाया जाता था। इनको देशमुख बोलते हैं, डेक्कन रीजन में दक्षिण भारत में बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द सिंगापुर कन्वेंशन ऑन द मीडिएशन विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज़, बीच में एक करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है जो कि अब न्यूज़पेपर में आते हैं, वो भी यहाँ पे डाले हुए हैं। तो सिंगापुर कन्वेंशन हुआ था, जो एक कन्वेंशन के बारे में मैंने पहले की वीडियो में बताया कि भाई कई कंट्री इकट्ठा हो गए, कोई डिसाइड करते हैं कि हम ये नॉर्म्स फॉलो करेंगे, इसको ही कन्वेंशन बोलते हैं। तो सिंगापुर में एक कन्वेंशन हुआ, उसके बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट है, अंडर दिस कन्वेंशन सेटलमेंट रीच्ड बाय द पार्टीज इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल, मतलब जो भी डिसीजन होगा बाइंडिंग होगा सभी कंट्री पे और इन्फोर्स होगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर। सेकेंड स्टेटमेंट, दिस कन्वेंशन वाज कमीशनड अंडर द एजिज ऑफ द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, तो ये कन्वेंशन जो है कमीशन किया गया अंडर द एजिज, छत्र छाया में, एजिज बोलते हैं इसको, ऑफ द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जो इन्वेस्टमेंट के डिस्प्यूट हैं उनकी सेटलमेंट के लिए सेंटर बनाया गया, उसके द्वारा किया गया है। इंडिया इज़ नॉट ए सिग्नेटरी ऑफ द कन्वेंशन, क्या इंडिया सिग्नेटरी नहीं है क्या इसका। तो कौन सा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड सेकेंड,
और डी है, तीनों ठीक हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ए है। रिसेंटली, हाल ही में बताया गया, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द मीडिएशन आल्सो नोन एज सिंगापुर कन्वेंशन हैज़ केम इनटू फोर्स। जो सिंगापुर कन्वेंशन आया है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द मीडिएशन, मतलब यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन सेटलमेंट का प्रोग्राम, उसके द्वारा ये सिंगापुर कन्वेंशन फोर्स में आया है। The convention will be provided a more effective way for enforcing mediating settlement of the corporate dispute involving business in India and other signatories। मतलब जो डिस्प्यूट रहते हैं कॉरपोरेट या बिजनेस को लेके, उसमें रिजोल्व करने का ईजी वे बताने के लिए यूनाइटेड नेशन के कंट्री के इकट्ठा हुए यूनाइटेड सिंगापुर में, जहाँ पे इसको सिंगापुर कन्वेंशन का नाम दे दिया गया। और ये पहला कन्वेंशन है जो कि सिंगापुर कन्वेंशन के नाम से कोई कन्वेंशन हुआ, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर कन्वेंशन विल इंश्योर दैट ए सेटलमेंट रीच्ड बाय ए पार्टी बिकम बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल होगी, मतलब जो डिसाइड हो जाएगा वो कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा जो मेंबर कंट्री हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडोप्टेड कन्वेंशन इन 2018। यूनाइटेड नेशन ने 2018 में अडोप्ट किया था। इट वाज ओपन फॉर द सिग्नेचर इन 2019 इन सिंगापुर। 2019 में सिंगापुर में साइन हुआ है। इट इज़ आल्सो नोन एज द सिंगापुर कन्वेंशन मिडवेशन, आल्सो द फर्स्ट ट्रीटी टू बी नेम्ड आफ्टर सिंगापुर। पहली ट्रीटी ऐसी है जो सिंगापुर के नाम पे हुई है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंडिया अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ द कन्वेंशन ऑन द 1 जुलाई 2019। एज 1 September 2020 द कन्वेंशन हैज़ 53 सिग्नेटरी इंक्लूडिंग चाइना एंड यूएसए एज वेल। 53 सिग्नेटरी हैं सिंगापुर में इकट्ठे हुए। इन्होंने डिसाइड किया कि जो भी हमें कॉरपोरेशन से मान लो बिजनेस से रिलेटेड डिस्प्यूट है, उनको जल्दी से जल्दी रिजोल्व किया जाएगा और बाइंडिंग होंगे जो भी इसके फैसले होंगे, वर्डिक्ट होंगे। 18th क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, बहलोल लोधी वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। क्या बहलोल लोधी जो डायनेस्टी के फाउंडर थे? सेकेंड स्टेटमेंट, सिकंदर लोधी फेस्ड डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत। सिकंदर लोधी क्या डिफीट हो गए थे बाबर के द्वारा? आपको पता रहना चाहिए कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, उसमें क्या सिकंदर लोधी हरा दिए गए थे। इब्राहिम लोधी फाउंडेड मतलब सिटी ऑफ आगरा। इब्राहिम लोधी ने क्या आगरा की सिटी को फाउंड किया था। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए, और ठीक होता तो अच्छा है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही है। अगर गलत होता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे सीख के जाओगे, लंबे टाइम तक याद रहेगा, क्वेश्चन पेपर में आपका करेक्ट होगा। और यही स्ट्रेटजी मैंने इंप्लीमेंट की है और मुझे रिजल्ट मिले इससे। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकेंड एंड थर्ड, और डी है तीनों ठीक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, द लोधी डायनेस्टी वाज अफगान डायनेस्टी दैट रूल्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द 1415 टू 1526। मतलब 1451 से 1526 तक राज किया था इन्होंने, लोधी डायनेस्टी ने। इट वाज द 5th एंड फाइनल डायनेस्टी, मतलब लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, लोधी डायनेस्टी, एंड वाज फंडेड बाय द बहलोल खान लोधी। मतलब फाउंड की थी बहलोल खान लोधी ने। ही रिप्लेस दी सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के बाद आपकी लोधी डायनेस्टी आई थी, और ये 5th और लास्ट थी दिल्ली सल्तनत की। तो देखो इसमें से कितने क्वेश्चन बन गए एक वन लाइनर के। और स्टेटमेंट क्या है? इब्राहिम लोधी फेस डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत 1526 AD में। और AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ, किसके? ईसा मसीह की डेथ के बाद। आफ्टर दैट AD मतलब बिफोर क्राइस्ट जन्म, जो BC बोलते हैं। AD का मतलब आफ्टर डेथ। तो इससे आपको चीज़ें ईजी रहेंगी याद करने में। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट आगरा वाज फाउंडेड एंशिएंट सिटी ऑफ द टाइम्स ऑफ द महाभारत। महाभारत के टाइम से ही आगरा जाना जाता है। येट नेवर द लेस सुल्तान सिकंदर लोधी ने मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत फाउंडेड आगरा इन 1504 1504 में किया था। आफ्टर द सुल्तान डेथ द सिटी पास्ड ऑन द सुल्तान इब्राहिम लोधी। तो आपका सुल्तान ये है सिकंदर लोधी ने इसको फाउंड किया था 1504 में। हालांकि इसका महाभारत के टाइम का ही जिक्र होता है, ये फाउंड कर दिया गया था। 19th क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्रहुई, माल्टो एंड कुरुख बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। जैसे लैंग्वेज के नाम हैं ब्रहुई, माल्टो और कुरुख, क्या ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज ग्रुप हैं? सेकंड है, उर्दू वाज आल्सो नोन एज दल्लावी और रेख्ता इन मेडिवल पीरियड।
उर्दू के क्या नाम, ये दल्लाहवी और या ऐसे नाम लिए जाते थे, दल्हावी और रेख्ता। एंड थर्ड स्टेटमेंट, सतकंधामा ए जैन टेक्स्ट इन written in the Saurasani version of the Prakrit, while त्रिपिटिका ऑफ द बुद्धिज्म इन रिटन इन द पाली वर्जन ऑफ द प्राकृत। तो क्या त्रिपिटिक जो हैं पाली वर्जन में लिखे हुए थे और ये जैन धर्म का टेक्स्ट है सतकंदगामा, सतकंदामागा, तो इसका क्या है सौरासनी वर्जन में लिखा हुआ था क्या? करेक्ट आंसर कौन सा है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। सतखंड गामा बोलते हैं, सतखंड गामा प्राकृत। ए है सेकेंड ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है तीनों ठीक हैं। तो करेक्ट आंसर इसका सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसमें बोला गया कि जो द्राविड लैंग्वेज आर दी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप, नॉर्दर्न ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप एंड साउदर्न ग्रुप। जो साउथ भारत की, दक्षिण भारत की लैंग्वेज हैं उनको 3 भागों में बांटा गया, नॉर्दर्न ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप और साउदर्न ग्रुप। नॉर्दर्न ग्रुप में क्या है 3 लैंग्वेज इंक्लूड थी, ब्राहुई, माल्टो एंड कुरुख। ब्रोही स्पोकन इन बलूचिस्तान, माल्टो इन द ट्राइबल एरिया ऑफ द बंगाल एंड उड़ीसा। माल्टो आप याद रख सकते हैं, माल्टा का एक गाना बहुत फेमस है हरियाणवी लैंग्वेज में, माल्टा, तो उसको उड़ीसा और बंगाल में बोला जाता है। और कुरुख, वाइल कुरुख इन बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, मध्य प्रदेश, और कुरुख को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में बोला जाता है। और बरहुई आपकी दूसरे एरिया की है, नॉर्थन, ये आपके बलूचिस्तान एरिया में बोली जाती है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि उर्दू को पहले देहलावी और रेख्ता बोला जाता था मेडिवल पीरियड में, मध्यकालीन में। और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जैन मोंक्स रोटली मेनली उसने सौरासनी वर्जन ऑफ द प्राकृतिक लैंग्वेज का सौरासनी वर्जन था। एन इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ द दिगंबराज एंड सतखंड गामा इज रिटन इन द सौरासनी। दिगंबर जो श्वेतांबर एंड दिगंबर बोलते हैं जैन धर्म में, तो जो दिगंबर हैं उन्होंने सतखंड गामा रिटन हुआ था प्राकृत लैंग्वेज के सौरासनी लैंग्वेज वर्जन में। एंड त्रिपिटिका ऑफ द बुद्ध में रिटन इन द पाली वर्जन ऑफ द प्राकृत लैंग्वेज का पाली वर्जन वो सौरासनी में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लासिकल म्यूजिकल जेनरी ध्रुपद। जेनरी होता है शैली, जैसे क्लासिकल म्यूजिक जो सांस्कृतिक म्यूजिक क्लासिक बोलते हैं, जनरी शैली ध्रुपद के बारे में स्टेटमेंट है। ध्रुपद सिंगर्स आर अकम्पेन्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट लाइक तानपुरा, पखावज। जो ध्रुपद जालो शैली में जो गाते हैं, क्या वो तानपुरा और पखावज लेके ही गाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, तानसेन वाज ए अकम्प्लिश्ड ध्रुपद सिंगर। क्या तानसेन ध्रुपद सिंगर के शैली के सिंगर थे? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी दोनों ठीक हैं, डी दोनों गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। ध्रुपद क्या था, एक शैली थी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जो हिंदुस्तान का भारत का क्लासिकल म्यूजिक है उसकी शैली है एक ध्रुपद। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्रुपद सिंगर आर अकम्पेन्ड बाय द लाइक तानपुरा, पखावज, रुद्रा, वीणा, सेनी, रबाब, ये इंस्ट्रूमेंट के नाम है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तानसेन वाज अकम्प्लिश्ड ध्रुपद सिंगर। तानसेन ध्रुपद सिंगर थे, तो इसलिए वो वीणा, सेनी, रबाब, तानपुरा, पखावज यूज करते थे। वन ऑफ द 9th ज्वेल्स ऑफ द अकबर के कोर्ट के वो एक नवरत्न में से एक थे। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई विल कम टुमारो विद more questions and please share my video among your friends. Keep learning. Bye.